Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will talk about the central part of adrenal gland, which is adrenal medulla. In my last lecture we completed adrenal cortex part और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Here we have hypothalamus, spinal cord and adrenal gland. अगर हमारी बॉडी कोई भी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन फेस कर रही होती है तो ये हाइपोथैलेमस नर्व फाइबर के जरिए कांटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को इम्पल्सिव भेज के। उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड अगेन कांटेक्ट करती है हमारे क्रोमोफिन सेल्स को, जो कि मेड्यूला रीजन में होते हैं। दूसरी ये जो न्यूरॉन है ये है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये जो क्रोमोफिन सेल्स हैं ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं। ये भी एक मॉडिफाइड न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, ये सिक्रीट करते हैं एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन और डोपामाइन, ये न्यूरो हार्मोन्स हैं। और उसके बाद ये जो न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करती है ये ब्लड में चले जाते हैं और अपना फंक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम आज वही देखेंगे कि क्या फंक्शन होते हैं एड्रेनल मेड्यूला के और इन न्यूरो हार्मोन्स के। एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, इनको कैटेकोलामाइंस भी कहा जाता है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको एड्रेनल मेड्यूला के बारे में भी दे देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड डेराइव्ड फ्रॉम नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये सेंट्रल पार्ट होता है एड्रेनल ग्लैंड का। और नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेनल मेड्यूला का, दैट इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि एक्टोडर्म लेयर से ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। तो एक्टोडर्मल है ये हमारा ओरिजिन इसका एड्रेनल मेड्यूला का। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंटेन क्रोमेफिन सेल्स। ये जो क्रोमेफिन सेल्स होते हैं इनकी शेप सर्कुलर होती है, ये मेड्यूलर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने शो भी किया है यहाँ पे। और ये मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ही होते हैं। These chromaffin cells are responsible for the secretion of some catecholamines. ठीक है, और ये कैटेकोलामाइन में सबसे पहला और सबसे मेन हार्मोन जो है, मेन कैटेकोलामाइन है, वो है एडेनालिन, जिसको एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। ठीक है, और नॉर एडेनालिन, जिसको नॉर एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। और कुछ अमाउंट में डोपामाइन भी यहाँ ये सिक्रीट करते हैं, लेकिन उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। 80% पार्ट होता है एडेनालिन का और 20% पार्ट होता है नॉर एडेनालिन का। ठीक है, क्रोमेफिन सेल्स में। And these catecholamines prepare the body for unavoidable emergency situation, राइट किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ही ये हमारी बॉडी में निकलते हैं, सिक्रीट होते हैं, जिसको एड्रेनलिन रश कहा जाता है। सुना होगा आपने कभी। तो ये तब निकलता है हमारी बॉडी में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जब होती है। ठीक है, तो बच्चों पहले तो आप ये समझिए कि इनको कैटेकोलामाइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बने होते हैं कैटेकोल प्लस अमाइन से। कैटेकोल इज बेसिकली अ बेंजीन रिंग विद 2 हाइड्रोक्सिल साइड ग्रुप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और जब ये साइड चेन अमीन के साथ जुड़ जाते हैं तो ये बन जाते हैं कैटेकोल अमाइंस। ठीक है, जो कि प्रॉपर एडेनिलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं शो भी कर देती हूँ। और अब चलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन के फंक्शन पे। तो सबसे पहला पॉइंट है 80% ऑफ टोटल हार्मोन। तो इसका जो पार्ट होता है टोटल हार्मोन में से वो 80% हार्मोन होता है। तो ये एक मेन कैटेकोलामाइन है जो कि 80% पार्ट कंटेन करता है। सेकेंड पॉइंट, टर्म्ड एज इमरजेंसी हार्मोन बाय वॉल्टर केनन। वॉल्टर केनन जो थे, इन्होंने इनको इमरजेंसी हार्मोन का टर्म दिया क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में ही हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं। अब हम एक कंडीशन लेते हैं और उसी हिसाब से सारे पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, तो एक पर्सन बहुत तेजी से भाग रहा है किसी से बच के, तो क्या होगा, उसकी जो हार्ट बीट होगी, उसका जो ब्लड प्रेशर होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज इसलिए बढ़ गया है, उसको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है, इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। हार्ट बीट ऑब्वियसली बढ़ जाएगी इस केस में। अब हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उस पर्सन का कार्डिक आउटपुट भी बहुत बड़ा होगा, भाई वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। और उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि हार्ट बहुत जल्दी जल्दी ब्लड पंप करने लगेगा, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। Now the next point is, it is sympathetico-adrenal system, because here sympathetic nervous system and adrenal gland they working together to perform a certain function. इसीलिए यहाँ पे इसका ये नाम है sympathetico-adrenal system.
नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी तो बढ़ाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट एक्ट एज अ वेसो डायलेटर. So during emergency situation, it dilate the blood vessel and increase the blood supply to brain, heart and skeletal muscle. And at the same time ये vasoconstriction की तरह भी work करता है as it constrict the blood vessel of skin and gut region. तो यहाँ पे ये dual work करता है, vasoconstrictor का भी और vasodilator का भी. Now the next point is it dilates pupil and goose flash is also observed due to its effect. गूज फ्लैश और बेसिकली गूज बम्स जो कि आपके थिन हेयर्स होते हैं बॉडी पे, वो इरेक्ट हो जाते हैं. इस कंडीशन को पाइलो इरेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है. गूज बम्स आ जाना, कहते नहीं, ये डर जाता है इंसान तो गूज बम्स आ जाते हैं, तो यही होते हैं वो गूज फ्लैश. Now the next function is it stimulates the trachea and bronchi muscle to relax. Trachea और bronchi muscles को relax करवाता है ताकि जो breathing है वो increase हो जाए. इसीलिए जो हार्मोन है वो एस्थमा के क्योर में भी यूज किया जाता है. एस्थमा में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे ये ब्रीदिंग इंक्रीज करवाता है. तो एस्थमा पेशेंट को ये एड्रेनलिन जो है कुछ अमाउंट में, ठीक है, या फिर मेडिसिन के जरिए ये उनको दिया जाता है ताकि वो अपनी डेली लाइफ में इजीली चीज़ें कर पाए. तो एस्थमा पेशेंट्स को भी ये दिया जाता है एड्रेनलिन कुछ अमाउंट में. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन इन स्प्लीन, यानी कि स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. इसकी वजह से क्या होगा, स्प्लीन अपना स्टोर्ड ब्लड स्ट्रीम में दे देगी और ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल्स में, वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और हमें ब्लड की सप्लाई बढ़ानी है ताकि हम ब्रेन को, हार्ट को, मसल्स को प्रॉपरली ब्लड दे पाए, ठीक है. वही कंडीशन है, अभी वो पर्सन भाग रहा है ना, वही वाली कंडीशन है. तो ब्लड फ्लो तो चाहिए ही चाहिए, इंक्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हमें चाहिए. तो स्प्लीन भी यहाँ पे हेल्पफुल होता है ब्लड फ्लो इंक्रीज कराने के लिए. This epinephrine also helps in the contraction of uterus during the delivery of the baby. And मैं आपको कुछ हॉर्मोन्स के नाम बता देती हूँ जो कि इस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस बाय फर्स्ट ऑक्सीटोसिन, सेकेंड एपिनेफ्राइन एंड थर्ड प्रोस्टेग्लैंडिन्स. तो ये जो तीनों है ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और एपिनेफ्राइन का भी यहाँ एक रोल है कॉन्ट्रैक्शन में. तो मैंने आपको बताया था ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जितनी ये लगती हैं, ठीक है. एपिनेफ्राइन के फंक्शंस जो हैं इनको याद करना बहुत इजी है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल एफ हार्मोन और 3F हार्मोन बिकॉज इट शोज फियर, फाइट, फ्राइट इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है. इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रिपल एफ हार्मोन. ये भी आप याद रखिएगा, बहुत जगह ये क्वेश्चंस आते हैं नीट में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लॉटिंग पीरियड ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड. और यहाँ पे ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है क्योंकि एपिनेफ्राइन रश में क्लॉटिंग पीरियड जो है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि बहुत सारा ब्लड कहीं और किसी और काम में लगा हुआ है, ग्लूकोज कहीं और लगा हुआ है, चीज़ें कहीं और लगी हुई हैं हर काम में, इसलिए क्लॉटिंग पीरियड रिड्यूस हो गया. Now the next is it immediately prepare the body to face emergency by violent stress reactions. तो ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन हम वॉयलेंट स्ट्रेस रिएक्शंस भी दे सकते हैं, ठीक है. हम बहुत इम्पल्सिव भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, अचानक से चीज़ें करने लगते हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एपिनेफ्राइन इज यूज्ड एज अ लाइफ सेविंग ड्रग बट इट इज़ नॉट अ लाइफ सेविंग हार्मोन. ये लाइफ सेविंग हार्मोन नहीं है, ये लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है और इसके प्रिस्क्रिप्शन और इम्प्लीकेशन, क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी. सो रिमेंबर इट इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग. दिस एपिनेफ्राइन इज अ लाइफ सेविंग ड्रग, नॉट अ लाइफ सेविंग हार्मोन. और अब बात करते हैं नॉर एड्रेनलिन की. तो यहाँ पे इनका वर्क अपोजिट होता है एपिनेफ्राइन से. बेसिकली ये रेस्टिंग सिचुएशन में वर्क करते हैं. तो इनका सबसे पहला फंक्शन है डिक्रीज द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, ठीक है. प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को डिक्रीज करवाते हैं.
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंक्रीजेस ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन बनाना, लिवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाते हैं, सारा ब्लड का शुगर लेवल कम करते हैं और उसको लिवर में भेजते हैं ताकि लिवर उससे ग्लाइकोजन बना ले, तो ये ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये एज अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर वर्क करते हैं, जबकि हमारे एपिनेफ्राइन डुअल फंक्शन करते हैं, लेकिन ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। दस इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को तो एपिनेफ्राइन भी बढ़ाते हैं, बट एट द सेम टाइम वो वेसो डायलेटर भी वर्क करते हैं, लेकिन नॉर एपिनेफ्राइन ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर ही वर्क करते हैं हमेशा। एक्सेप्शन यहाँ पे है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का, इट डज नॉट कॉन्स्ट्रिक्ट द कोरोनरी आर्टरी ऑफ हार्ट, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी को ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करते। ड्यूरिंग रेस्टिंग सिचुएशन इस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, तो इसीलिए ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स द 20% ऑफ टोटल हार्मोन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 80% होते हैं एपिनेफ्राइन और ये सिर्फ 20% होते हैं। अब कुछ क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस मैं आपको इस एपिनेफ्राइन के बता देती हूँ। तो ट्रीटमेंट, ठीक है, सबसे पहले किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, और सबसे पहला है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस इज बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स टू एन एलर्जन, राइट। इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। एस्थमा अटैक में यूज़ किया जाता है, कार्डियक अरेस्ट में इसको यूज़ करा जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर बहुत लो हो तो भी इसको यूज़ करा जाता है। अब पेशेंट की बॉडी में इसको इंजेक्शंस के जरिए डाला जाता है, ठीक है। ये इंजेक्शंस हम इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, ठीक है, आउटर थाई रीजन में लगाया जाता है, और ये सबक्यूटेनियस भी होते हैं, यानी कि अंडर द स्किन भी इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं इंजेक्शंस लगाने के, लेकिन ये जो मेन है इंट्रामस्कुलर लगते हैं इसके इंजेक्शन, और सबक्यूटेनियस भी लगते हैं। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो चलिए उन पे बात कर लेते हैं। तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें आते हैं इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, पेशेंट की हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है अगर इसकी ज़्यादा डोजेस दे दी जाए, ठीक है, ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। स्वेटिंग इससे होती है, ठीक है, नोजिया कंडीशन क्रिएट होती है, वोमिटिंग, ठीक है, डिजीनेस, रेस्टलेसनेस, ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे एपिनेफ्राइन के। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम अपनी नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट करेंगे जो कि थाइमस है।